हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वायुज्ञान क्लासेस। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वायुज्ञान क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पाचक ग्रंथियों के बारे में। पिछले लेक्चर के अंदर आप सभी ने हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। यानी कि पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि जो पाचन तंत्र है उसके मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। पाचन तंत्र या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके दो भाग हैं। पहला भाग आपने पढ़ा था आहार नाल और दूसरा भाग है सहायक ग्रंथियां यानी कि एसोसिएटेड ग्लैंड्स या पाचक ग्रंथियां। आहार नाल के विभिन्न भागों के बारे में, जिसमें मुख आता है, मुख गुहा है, ग्रसनी है, ग्रसिका है, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, इन सभी भागों के बारे में आपने पिछले लेक्चर तक पढ़ लिया था। आज के इस लेक्चर के अंदर इसी टॉपिक के ऊपर डिटेल में बताना चाहूँगा कि सहायक ग्रंथियाँ कितनी हैं और सहायक ग्रंथियाँ का क्या काम होता है। उन सभी के बारे में आज इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सहायक ग्रंथियाँ हमारे शरीर के अंदर कुल 3 प्रकार की है। यानी कि हमारे शरीर में 3 प्रकार की पाचक ग्रंथियाँ हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे लार ग्रंथियाँ। दूसरी है यकृत और तीसरी है अग्नाशय। हमारे शरीर में 3 पाचक ग्रंथियाँ होती है, सैलिवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पैनक्रियास। यानी लार ग्रंथियाँ, यकृत और अग्नाशय। इसे हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं ताकि या तो हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में किसी एक में याद रहे। सैलिवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पैनक्रिया। लार ग्रंथियाँ भी आगे जाके हम इसके 3 भाग करते हैं। लार ग्रंथियाँ अपने मुख के अंदर पाई जाती है, गाल के अंदर और कानों के नीचे पाई जाती हैं और जीभ के नीचे भी पाई जाती है। तो ये कुल 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ होती है। लिवर होता है, तो पिछले डायग्राम के अंदर आपने पढ़ा था कि जो आमाशय है, आम के जैसा आकार का एक अपने शरीर के अंदर पाचक अंग होता है, डाइजेस्टिव ऑर्गन होता है। उसके बाद में यहाँ आती है छोटी आंत शुरू हो जाती है। तो जैसे आमाशय है, तो आमाशय के साइड में एक पालिका नुमा संरचना पाई जाती है। इस पालीनुमा संरचना जो द्विपालित होता है, यानी कि इसमें 2 पालियाँ होती है। तो ये पालीनुमा संरचना होती है, इसे हम बोलते हैं यकृत। और जैसे ही यहाँ पे छोटी आंत शुरू हो जाती है, आमाशय के बाद में जैसे ही यहाँ छोटी आंत शुरू हो जाती है, तो यहाँ देखिए ये छोटी आंत और आमाशय के बीच में यहाँ एक संरचना पाई जाती है। इस प्रकार की एक संरचना पाई जाती है, उसे हम बोलते हैं अग्नाशय। तो अग्नाशय, यकृत और लार ग्रंथियाँ, ये 3 प्रकार की अपनी पाचक ग्रंथियाँ हैं। 3 प्रकार की पाचक ग्रंथियाँ हैं। अब ये जो 3 प्रकार की पाचक ग्रंथियाँ या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं लार ग्रंथियों का। लार ग्रंथियों का क्या कार्य है या फिर लार ग्रंथियाँ कितने प्रकार की है, इन सभी के बारे में अब पढ़ने वाले हैं। तो अपने शरीर के अंदर लार ग्रंथियाँ कुल 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे अधोजीवा ग्रंथि, दूसरी है अधोजंब ग्रंथि और तीसरी है कर्णपूर्व ग्रंथि। इसे कहा जाता है सबलिंगुअल ग्लैंड
सबलिंगुअल ग्लैंड, इसे इंग्लिश में कहते हैं सबमैंडिबल ग्लैंड। और कर्णपूर्व ग्रंथि को कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड। ये तीनों ग्रंथियाँ हैं वो जोड़ी के अंदर पाई जाती है। ये ग्रंथि, ये और ये तीनों पाई जाती है जोड़ी के अंदर। यानी कि कर्णपूर्व ग्रंथि है वो भी जोड़ी के अंदर, अधोजंब ग्रंथि है वो भी एक जोड़ी होती है, और अधोजीवा ग्रंथि है वो भी एक जोड़ी होती है। अब देखिए हिंदी के शब्द को आप ध्यान रखिए। यहाँ पे कर्णपूर्व का मतलब है कानों से पहले। कर्ण का मतलब होता है कान, और पूर्व का मतलब पहले, बिफोर ईयर्स। जो अपने कान है, कान से आगे जो यहाँ पे ग्रंथि पाई जाती है, जो लार ग्रंथि पाई जाती है, उस लार ग्रंथि को कहते हैं कर्णपूर्व ग्रंथि या फिर पैरोटिड ग्लैंड्स। अब यहाँ शब्द आ रहा है एक अधोजंब ग्रंथि। तो जंब का मतलब होता है ठुड्डी, या फिर एक तरह से कह सकते हैं ये मैंडिबल हड्डी है जो अपने नीचे वाले जबड़े के अंदर रहती है। तो ये जो जबड़ा है, नीचे वाला जबड़ा, तो उसके नीचे जो ग्रंथि पाई जाती है, मैंडिबल जो ये बोन है उसके नीचे जो ग्रंथि पाई जाती है उसका नाम है अधोजंब ग्रंथि। और यहाँ पे अधोजीवा, अधोजीवा का मतलब होता है जीभ, अधो का मतलब नीचे, जीभ के नीचे एक ग्रंथि पाई जाती है, लार ग्रंथि पाई जाती है, उसे बोलते हैं अधोजीवा ग्रंथि। इसे इंग्लिश में कहते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड, इसे बोलते हैं सबमैंडिबल ग्लैंड, और इसे बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। इन तीनों से निकलने वाले श्लेष्मा को क्या कहते हैं? इन तीनों ग्रंथियों से निकलने वाले श्लेष्मा को हम नाम देते हैं लार। क्या नाम देते हैं? लार। इन तीनों से निकलने वाले श्लेष्मा को हम नाम देते हैं लार, लार या सलाइवा। अब ये इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि लार के अंदर दो प्रकार के एंजाइम होते हैं। लार के अंदर दो प्रकार के एंजाइम होते हैं। एक एंजाइम होता है टाइलिन, और दूसरा एंजाइम होता है लाइसोजाइम। एक एंजाइम टाइलिन और दूसरा एंजाइम होता है लाइसोजाइम। टाइलिन का एक और नाम होता है, टाइलिन का नाम होता है एमाइलेज। क्या नाम है? एमाइलेज, या फिर जो एमाइलेज कौन से प्रकार का एमाइलेज है? वो है अल्फा एमाइलेज। तो टाइलिन एमाइलेज का दूसरा नाम है अल्फा एमाइलेज। तो कहीं पे भी आपको अल्फा एमाइलेज या फिर लार से निकलने वाला एंजाइम, जिसे हम लार एंजाइम भी कहते हैं, लार एमाइलेज एंजाइम भी कहते हैं, या अल्फा एमाइलेज एंजाइम भी कहते हैं। तो टाइलिन का दूसरा नाम है अल्फा एमाइलेज एंजाइम, और एक होता है लाइसोजाइम। अब इन दोनों एंजाइमों को काम किया है, इन दोनों एंजाइमों को काम है वो भी आपको ध्यान रखना है। जो टाइलिन एंजाइम है उसका काम है स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। जैसे कि आटे के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो एक प्रकार का स्टार्च है, तो स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना इस एंजाइम का काम है। अब देखिए ये एंजाइम है वो पूर्ण रूप से स्टार्च का पाचन अपने मुंह के अंदर नहीं कर पाएगा, लेकिन अपने मुंह के अंदर जो अपने शरीर में पाचन की शुरुआत है वो अपने मुख गुहा से ही हो जाती है। मुख गुहा के अंदर लार उपस्थित होती है, और लार के अंदर होता है टाइलिन एंजाइम, या फिर आप उसे अल्फा एमाइलेज एंजाइम या सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम या लार एमाइलेज एंजाइम भी कह सकते हो। और इस एंजाइम का काम होता है स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। इसके अलावा एक दूसरा एंजाइम होता है लाइसोजाइम। जहाँ पे भी लाइसो या लाइसिस शब्द आता है उसका मतलब होता है तोड़ना। लाइसो या लाइसिस का मतलब आता है, जो लाइसिस शब्द आता है या लाइसो शब्द आता है कहीं पे भी, उसका मतलब क्या होता है? लाइसो या फिर लाइसिस शब्द कहीं पे भी बायोलॉजी के अंदर आपको दिखे तो उसका मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो यहाँ देखिए ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है उसका काम है जीवाणुओं का अपघटन करना, जीवाणु को मारना या जीवाणु को तोड़ना। तो जीवाणु को मारना या फिर जीवाणु का अपघटन करना इस एंजाइम का काम होता है, जीवाणु का अपघटन करना। तो अपने मुख गुहा के अंदर जैसे अम्लीय माध्यम हो जाता है तो फिर अपने मुख गुहा में जो बैक्टीरियाज है वो सारे एक्टिवेट हो जाते हैं, और अपने जो कैविटी होती है, जो डेंटल कैविटी होती है, उसको नष्ट करते हैं। तो उससे बचने के लिए
उन जीवाणु से बचाने के लिए ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है वो अपने शरीर के अंदर जितने भी अपने बक्कल कैविटी उसके अंदर जितने भी बैक्टीरियाज है उसको नष्ट करने का काम ये एंजाइम करता है। तो ये दो एंजाइम, इन दोनों के नाम आपको ध्यान रखने के लार से निकलने वाले दो एंजाइम कौन कौन से हैं। इसके अलावा जो दूसरा अपने पास में पाचक ग्रंथि है वो ग्रंथि यकृत, और यकृत है कुल मिला के दो भागों से, दो पालियों से बनी हुई होती है। और यकृत नामक पाचक ग्रंथि है उससे निकलता है एक रस, एक श्लेष्मा निकलता है, रस निकलता है, और उस रस को हम क्या कहते हैं, उस रस को हम बोलते हैं पीत रस। पीत रस। अब ये जो पीत रस है, पीत रस या फिर इसके अंदर उपस्थित होते लवण, और उसे हम बोलते हैं पीत लवण। तो पीत रस के अंदर होते हैं पीत लवण। अब पीत रस या पीत लवण का क्या काम होता है, तो पीत रस या पीत लवण है वो वसा के ऊपर काम करते हैं। वसा की जो बड़ी, मान लीजिए ये वसा की एक बड़ी कोई गोलिका है या फिर एक वसा की बड़ी बूंदे, मान लीजिए घी है या फिर तेल है उसकी एक बड़ी बूंदे, तो उसको छोटी छोटी बूंदों के अंदर तोड़ना, जो वसा की एक बूंद है उसको बहुत सारी छोटी छोटी बूंदों के अंदर तोड़ने का जो कार्य है वो पीत लवण के द्वारा किया जाता है। ये जो पीत लवण है वो बड़ी वसा है उसको छोटे छोटे वसा के टुकड़ों के अंदर या फिर छोटी छोटी गोलिकाओं के अंदर बांट दिया जाता है। तो ये जो कार्य है ये पीत लवण के द्वारा किया जाता है। तो वसा की बड़ी बूंद को छोटी बूंद के अंदर तोड़ने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं पायसीकरण। क्या बोलते हैं, पायसीकरण, या फिर इसे बोल सकते हैं आप इमल्सिफिकेशन। क्या बोल सकते हैं, इमल्सिफिकेशन। अब ये पीत रस है या फिर जो पीत रस के अंदर उपस्थित जितने भी लवण है उन्हें बोलते हैं पीत लवण। ये यकृत के अंदर यकृत के द्वारा स्रावित किया जाता है या फिर संश्लेषित किया जाता है, और फिर ये स्टोर रहता है, वो रहता है पित्ताशय के अंदर। जहाँ पर पीत स्टोर रहता है या फिर पीत भंडारी रहता है उस अंग का नाम है पित्ताशय, और ये एक थैलीनुमा संरचना है जो यकृत के नीचे पाई जाती है। जो यकृत पालिनुमा संरचना है, इस प्रकार की पालिनुमा संरचना है, तो उसके जस्ट नीचे की ओर एक इस प्रकार की संरचना होती है जिसके अंदर यकृत से जैसे ही पीत आता है तो इसके अंदर भंडारित रहता है या फिर स्टोर रहता है। तो ये जो पित्ताशय है, पित्ताशय का काम है पीत रस को भंडारित करना या फिर पीत रस को स्टोर करना। फिर उसके बाद में जो अगली अपनी पाचक ग्रंथि है वो अग्नाशय, और अग्नाशय से निकलता है अग्नाशय रस, पैनक्रियाटिक जूस या फिर अग्नाशय रस। अब इस रस के अंदर विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूं तो वो है लाइपेज एंजाइम। लाइपेज क्या करता है, लाइपेज लिपिड को तोड़ने का काम करेगा। लाइपेज किससे तोड़ेगा, लाइपेज तोड़ेगा लिपिड को। लिपिड क्या होती है, लिपिड होती है वसा। जो यहाँ पे पायसीकृत वसा बनी है, जो वसा की एक बड़ी गोलिका है और छोटी गोलिकाओं के अंदर बढ़ जाती है, इस गोलिकाओं को हम क्या बोलते हैं, इन गोलिकाओं को जो पीत लवण के द्वारा छोटी छोटी गोलिकाओं में बांट दिया जाता है, उसके बाद में इन छोटी गोलिकाओं को बोलते हैं पायसीकृत वसा या इमल्सिफाइड लिपिड, पायसीकृत वसा। तो ये जो पायसीकृत वसा है या फिर इमल्सिफाइड जो लिपिड है या फिर इमल्सिफाइड फैट है, उसे इस एंजाइम के द्वारा तोड़ा जाता है। इसके अलावा इसे बोलते हैं अग्नाशय लाइपेज बोलते हैं इस एंजाइम को। और इसके अलावा इसमें कुछ और एंजाइम होते हैं जैसे एमाइलेज एंजाइम। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो लार से एमाइलेज एंजाइम निकलता है उसे बोलते हैं लार एमाइलेज। कौन सा एमाइलेज, लार एमाइलेज, क्योंकि लार से निकल रहा है। हम यहाँ अग्नाशय रस से के अंदर उपस्थित एमाइलेज एंजाइम है उसे बोलते हैं अग्नाशय एमाइलेज या फिर पैनक्रियाटिक अमाइलेज एंजाइम। अग्नाशय या फिर पैनक्रियाटिक अमाइलेज एंजाइम ये भी सेम काम करेगा। जो यहाँ पे मुख के अंदर जैसे हम भोजन का निवाला डाल देते हैं तो पूरे जितने भी अपने उस भोजन के अंदर जो घुली हुई जितने भी घटक है, जो स्टार्च नामक घटक है, उसका पूरा पाचन अपने मुख के अंदर लार के द्वारा नहीं हो पाता है। फिर क्या होता है कि जैसे ही भोजन आगे बढ़ता है और फिर छोटी आंत के अंदर आता है तो अग्नाशय के द्वारा रस स्रावित किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं अग्नाशय रस। और अग्नाशय रस के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है अग्नाशय एमाइलेज एंजाइम। और जो काम यहाँ पर पूर्ण रूप से नहीं हो पाया था इस अल्फा एमाइलेज
या फिर टाइलिन एंजाइम के द्वारा वो काम यहाँ अग्नाशय एमाइलेज के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा कुछ और एंजाइम होते हैं जैसे कि इन्वर्टेज एंजाइम भी यहाँ होता है। इन्वर्टेज का काम होता है सुक्रोज नामक शर्करा को तोड़ना। सुक्रोज नामक एक कार्बोहाइड्रेट होता है, उसे तोड़ने का काम है वो इन्वर्टेज नामक एंजाइम है, उसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा इसमें विभिन्न प्रकार के और भी एंजाइम होते हैं जैसे कि पेप्सिन एंजाइम, पॉलीपेप्टाइडेज, ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, ये सारे एंजाइम हैं। ये विभिन्न कार्बोहाइड्रेट के घटक है, उनके पाचन में हेल्प करते हैं, या फिर एमाइलेज एंजाइम है वो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। इसके अलावा लाइपेज है वो भी करता है, और जो पेप्सिन या पॉलीपेप्टाइडेज या ट्रिप्सिनोजन है ये प्रोटीन के पाचन के अंदर हेल्प करते हैं। तो ये सारे जो विभिन्न प्रकार के एमाइलेज एंजाइम है वो इस अग्नाशय रस के अंदर उपस्थित होते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और बता दूं कि जो आमाशय है वो एक ग्रंथि के अंदर नहीं आता है, लेकिन फिर भी आमाशय से जो रस निकलता है, आमाशय की जो कोशिका होती है अम्लीय कोशिका जिन्हें ऑक्जेंटिक सेल भी कहते हैं, तो आमाशय की ऑक्जेंटिक सेल या अम्लीय कोशिकाओं के द्वारा, कौन सी कोशिकाओं के द्वारा, आमाशय की अम्लीय कोशिकाओं के द्वारा जठर रस स्रावित किया जाता है। और जो जठर रस या फिर गैस्ट्रिक जूस है वो स्रावित किया जाता है, उसमें होता है HCl नामक अम्ल। HCl का पूरा नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये जो HCl नामक अम्ल होता है वो क्या करता है कि आमाशय के अंदर से एक इनएक्टिव पेप्सिनोजन नामक एंजाइम होता है, इनएक्टिव पेप्सिनोजन नामक एंजाइम होता है, और इस एंजाइम को पेप्सिन नामक एंजाइम में कन्वर्ट करने के लिए ये काम है। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने का कार्य है वो HCl नामक एसिड के द्वारा, HCl नामक अम्ल के द्वारा किया जाता है। तो जठर रस है वो आमाशय से निकलता है, इसे ग्रंथि नहीं माना जाता है क्योंकि ये एक अंग है और जिसके अंदर भोजन है वो लगभग अपने शरीर के जितने भी ऑर्गन है, जो भी गैस्ट्रिक या फिर डाइजेस्टिव ऑर्गन है, उन सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के अंदर ये जो आमाशय है या फिर स्टमक है वो अपने भोजन है उसके अंदर सबसे ज़्यादा समय तक ठहरता है। तो ये सारा ऑल ओवर जो अपना इंट्रोडक्शन था गैस्ट्रिक या फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स से, तो सारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या फिर जो पाचक ग्रंथियाँ हैं उनसे अपना परिचय था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए, और अपनी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे जो भी कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आप कमेंट कर सकते हैं।